नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कि परमाणु भार क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है ना, जिसके आधार पर हम रासायनिक संयोग के नियम के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए देखें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी जो कण होता है उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है परमाणु। क्या होती है? परमाणु। ठीक है, अपन ने सबसे छोटी इकाई मान ली। सपोज दैट ये पेन है, तो पेन में जो सबसे छोटा इकाई होती है वो क्या होती है? परमाणु। और परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो परमाणु जो होता है वो सबसे छोटी इकाई तो मान रहे हैं, लेकिन इसके अंदर भी क्या होते हैं? यहाँ पर चारों तरफ तो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। देखिए, तीन चीज़ें होती हैं परमाणु में भी। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है ऋणावेशित, प्रोटॉन होता है धनावेशित, और जो न्यूट्रॉन होता है वो अनावेशित होता है। कोई भी चार्ज नहीं होता, ना तो वो पॉजिटिव है और ना ही वो नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी परमाणु के चारों ओर गति करते हैं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो रहेगा ये चारों ओर गति करेंगे। केंद्र में आपके दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ओके, अब जैसे सपोज दैट ये सभी तत्व हैं, हम एक परमाणु की बात कर लें, फॉर एग्जांपल कार्बन। ठीक है, तो कार्बन जो होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक वो कितना होता है? 6 होता है। और इसका जो परमाणु भार होता है वो होता है 12। ठीक है, 12.01111 इस टाइप के समथिंग होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ परमाणु क्रमांक 6 है तो मेरा मीन्स ये है कि मैं आपको ये बता सकूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे। इनकी जो डिटेल है वो तो हम यूनिट सेकेंड में पढ़ेंगे, लेकिन आपको अभी ये बताना ज़रूरी है क्योंकि अभी परमाणु द्रव्यमान की बात आएगी, तो इसके लिए आपको ये नॉलेज होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी? जितने परमाणु क्रमांक होता है, जितना परमाणु क्रमांक होता है, तो परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। और इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, ये आपकी पैरियोडिक टेबल है। पैरियोडिक टेबल में आपको दिख रहा है यहाँ पे कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। इधर साइड जो चीज़ लिखी हुई है वो है परमाणु क्रमांक, और इधर जो आपको दिख रहा है वो है परमाणु भार। ओके, तो यहाँ पर जो क्रमांक है, तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक जितना होगा उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी और उतने ही क्या होगी? प्रोटॉनों की संख्या। मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो आप बताइए उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो अगर परमाणु क्रमांक 6 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 6, और प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 6। तो ये सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। अब हम बात करते हैं किसकी? परमाणु भार की। परमाणु भार में आपका क्या होता है? जैसे परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को आप प्लस कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एक जैसे ही होते हैं, तो आप इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या प्लस कर दें। प्लस इसमें जो एक्स्ट्रा प्लस होता है वो किसका होता है? न्यूट्रॉन की संख्या का। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, प्रोटॉन दोनों में से कुछ भी ले लें आप, तो बात तो वही हो जाएगी, और प्लस हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। तो इस तरह से परमाणु भार निकलता है। अब ये देखें आप, 12.011 है, तो परमाणु क्रमांक आपका कितना है? 6। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6, और न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें होती है 0.11। ठीक है, यानी परमाणु भार वैसे दुगना हो जाता, क्या होता? दुगना, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या के कारण उसमें एक्स्ट्रा जो डिफरेंस आता है, जैसे 12 आना चाहिए था, दुगना होता तो पॉइंट ये जो 011 आ रहा है आपका, तो वो किसके कारण होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या के कारण। ठीक है, तो ये आपको बताना था कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है। परमाणु भार को ही हम द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। परमाणु सबसे छोटी इकाई है। परमाणु में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, और परमाणु से मिलकर क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। ओके, चलिए अब मैं आपको नियम बताना चाहूँगी, रासायनिक संयोग के नियम। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। रासायनिक संयोग के जो नियम है, 5 नियम हैं। सबसे पहले द्रव्यमान के संरक्षण का नियम।
क्या है? द्रव्यमान के संरक्षण। नाम से ही समझ में आ रहा है, मैंने आपको अभी परमाणु भार बताया, उसे ही हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, तो उसके संरक्षण का नियम हमें पढ़ना है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? वैज्ञानिक लेवोजियर ने दिया था। किसने दिया था? वैज्ञानिक लेवोजियर ने। और कब दिया था? 1756 में। ओके, इसके नियम के अनुसार रासायनिक क्रियाओं के पूर्व का द्रव्यमान क्रियाओं के पश्चात के द्रव्यमान के बराबर होता है। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? क्रियाकारक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? उत्पाद का। सपोज दैट मैं आपको बताती हूँ 2H2 + O2, इसने मिलकर क्या बनाया? 2H2 बनाया। देखिए 2H2 और O भी कितने हैं? 2। तो शुरू में अगर 2 लिखा रहता है तो वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो क्या बन गया? 2H2। ओके, शुरू में जो रहता है वो सबके लिए रहता है। अब हम बात करें यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण की, मीन्स इनके भार की। ठीक है, तो अगर मैं हाइड्रोजन का भार देखूंगी, आप पैरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, आप देखिए हाइड्रोजन का क्रमांक भी 1 होता है और भार भी कितना होता है? 1 होता है। ऐसे ही ऑक्सीजन में देखें तो 8 होता है और ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखें, ये तो हमने देख लिया। अब हाइड्रोजन का भार कितना है? द्रव्यमान, द्रव्य के संरक्षण का देखना है हमें, क्रमांक की बात नहीं करनी, भार की बात करनी है। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन का देखें तो क्रमांक भी 1 होता है और भार भी 1 होता है। तो यहाँ पर कितने हैं? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो इसका भार भी कितना हो जाएगा? 4। क्यों? क्योंकि उसका भार हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, और यहाँ पर कितने अणु हैं? 4, तो 4 एकम कितना हो जाएगा? 4। अब हम ऑक्सीजन की बात करें, इसका भार तो 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और ऑक्सीजन टोटल कितने हैं? 2, तो 16 × 2 कितने हो गए? 32। इनको प्लस कर लीजिए, 4 और 32 टोटल मिलकर कितने हो गए? 36। ओके, तो आपका यहाँ पर द्रव्यमान कितना हो रहा है? 36 हो रहा है। हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के 32, तो टोटल कितनी क्वांटिटी हो गई? 36। अब यहाँ पर ये जो नियम है वो ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पर जो क्रियाकारक होते हैं और जो उत्पाद होते हैं, इन्हें हम क्रियाकारक बोलते हैं और इन्हें हम क्रियाफल या उत्पाद बोलते हैं। तो इसमें जो द्रव्यमान है वो ही उत्पाद में होगा। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखें तो हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो इसका द्रव्यमान भी 4 और ये कितने हैं? 16 दूनी 32, तो ये भी कितना हो गया? 36। तो ये और ये इक्वल हो गए। देखिए ये 2 दूनी 4, द्रव्यमान 4 होता है और 16 दूनी 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो टोटल कितना हो गया? 36। तो ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यहाँ पर यही लिखा है, रासायनिक क्रियाओं के पूर्व का कुल द्रव्यमान, और ये है पूर्व का द्रव्यमान। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात का द्रव्यमान, ये है रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात का द्रव्यमान, क्या होता है? बराबर होता है। ये भी 36 है और ये भी 36 है। ठीक है, तो आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। लोमोनोसोव ने 1756 में ये नियम दिया था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की, जिसे हम कहेंगे स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम को हम निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, इसे वैज्ञानिक प्राउस ने दिया था, और कब दिया था? 1799 में दिया था। चलिए अब नियम को समझते हैं। यौगिक के भारानुसार तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। भार के अनुसार तत्वों का अनुपात क्या होता है? स्थिर। परमाणु भार के हिसाब से देख रहे हैं हम। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो CO2, आप सभी जानते हैं इसका फॉर्मूला। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको कहीं भी मिले, कहीं भी आप देखें, और इसका जब द्रव्यमान निकालेंगे तो कार्बन का भार कितना होता है? 12, और ऑक्सीजन का भार कितना होता है? ऑक्सीजन का, इसका तो 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो 16 दूनी कितने हो जाएंगे? 32। तो कार्बन डाइऑक्साइड के भार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा 12:32 में ही संयुक्त होगा, यानी उनका अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा 12:32। दुनिया में कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड मिले, उसका जो अनुपात है कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2, उनका जो भार निकालेंगे तो कार्बन का 1 है यानी 12, और ऑक्सीजन का वैसे तो 16 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं इसलिए 32। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं भी रहे, उसका जो अनुपात रहेगा भार की दृष्टि से वो हमेशा क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। यहाँ पर यही लिखा है, यौगिक के भारानुसार, ये यौगिक है कार्बन डाइऑक्साइड, तत्वों का अनुपात, तत्व यानी कार्बन का अनुपात और ऑक्सीजन का अनुपात स्थिर होता है, यानी इसका हमेशा 12 ही रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, और ऑक्सीजन हमेशा 32 के अनुपात में ही जुड़ेगी। CO3 नहीं जुड़ेगा,
है ना, ओनली CO नहीं जुड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 ही जुड़ेगा। तो ऑक्सीजन जो रहेगी वो 32 के अनुपात में ही जुड़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड में। इसे हम निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं, यानी उनका जो अनुपात होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है द्रव्यमान की दृष्टि से। तो ये आपको नियम समझ में आ गया होगा ये एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो ये हो गया अपना ये वाला एग्जाम्पल। अब हम आते हैं गुणित अनुपात के नियम पे। गुणित अनुपात का जो नियम होता है इसे हम सरल अनुपात का नियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सरल अनुपात का नियम। इसे वैज्ञानिक डाल्टन ने 1803 में दिया था। ओके, चलिए अब इसको देखते हैं। दो पदार्थों की क्रिया से प्राप्त अनेक यौगिक में एक ही तत्व की निश्चित मात्रा से क्रिया करने वाले दूसरे तत्व की मात्रा का सरल अनुपात होता है। अभी आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही, चलिए अब इसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। C+12O2। अब आप देखें यहाँ पर तो O2 का आधा कितना होता है, ठीक है। O2 का आधा, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो 2 का आधा कितना होगा, 1 ऑक्सीजन, यानी इसे हमें क्या मानना है, 1 O2 का आधा कितना होता है, 1 O। तो जब ये आपस में क्रिया करेंगे, हाफ O2 हमें इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, ठीक है। तो हम उसे O अकेला प्रदर्शित नहीं कर सकते, तो O2 लिखना है, तो O2 का आधा कितना होता है, सिर्फ 1 O। तो कार्बन से 1 O जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, कार्बन और ऑक्सीजन ही जुड़ रहे हैं, लेकिन ये आधा ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड बना। अब मैं जोड़ रही हूँ C+O2, यानी पूरा ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो आपका क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि बहुत विषैली गैस होती है, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तो अपन ने पूरा O2 लिया है, तो C के साथ O2 जुड़ गया तो CO2 बन गया। इतना आपको समझ में आ गया। अब आप इस उदाहरण में देखें, मैंने यहाँ पर 2 उदाहरण लिए हैं, तो इन दोनों उदाहरण में अगर आप देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर 2 पदार्थों की क्रिया से प्राप्त अनेक यौगिक, 2 पदार्थ हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, ठीक है। अनेक यौगिक, यहाँ CO बन रहा है, यहाँ CO2 बन रहा है, ठीक है। एक तत्व की निश्चित मात्रा, यहाँ कार्बन की मात्रा क्या है, निश्चित, आपको दिख रहे हैं, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। एक तत्व की मात्रा निश्चित होती है तथा दूसरे तत्व की मात्रा, ये दूसरे तत्व की मात्रा एक सरल अनुपात होता है। जैसे यहाँ पर अपन ने O लिया, यहाँ पर क्या लिया, O2, यानी इसका अनुपात में चेंज आएगा। यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। का एक क्या होता है, सरल अनुपात होता है, जो कि एक गुणित रूप में होता है। चलिए देखें, ऑक्सीजन का कितना होता है भार, 16, ठीक है। यहाँ पर तो 1 ही ऑक्सीजन है क्योंकि C के साथ में आधा O2 जुड़ रहा है, यानी 1 O, और 1 O का कितना होता है भार, 16। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है, 16। ओके, कार्बन का तो निश्चित ही है 12, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें O2 है, यानी ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 16 दूनी 32, तो यहाँ कितने हो गए, 32। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32। तो एक हमको क्या हो रहा है, एक गुणे के रूप में ये प्राप्त होता जा रहा है, इसलिए इस नियम को हम क्या बोलते हैं, गुणित अनुपात का नियम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमको जो अनुपात मिलेगा 16:32, या 16 को हम काटें तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 1:2 का एक सरल अनुपात हमको प्राप्त हो जाएगा। ये भी हम किसकी दृष्टि से निकालते हैं, भार की दृष्टि से, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, इस तरह से ये क्रम चलता रहता है। इसलिए इस नियम को हम कौन सा नियम बोलते हैं, गुणित अनुपात का नियम, और इसे वैज्ञानिक डाल्टन ने 1803 में दिया था, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये तीनों नियम समझ में आ गए होंगे। 2 नियम और होते हैं, तो आप वो और देख लें। चलिए, अब है गेलुसेक का नियम। गेलुसेक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने गैसों पर ये प्रयोग किया। किस पर किया, गैसों पर। गेलुसेक ने ही किया था, उन्हीं के नाम के आधार पर इस नियम को गेलुसेक का गैसीय संयोजन का नियम कहते हैं। उन्होंने ये खोज कब करी थी, 1808 में, ठीक है। इस नियम के अनुसार क्या है, गैसों में अपने आयतन के सरल अनुपात में क्रिया करने का गुण होता है, ठीक है। अपने आयतन के सरल अनुपात में। अब आपको पता होना चाहिए आयतन क्या होता है। आयतन मीन्स होता है, देखिए 3 चीज़ें होती हैं, एक तो दाब होता है, ताप होता है, और आयतन होता है। दाब मीन्स आप कितना प्रेशर लगा रहे हो किसी चीज़ पर, कितना दबाव लगा रहे हो, उसे तो दाब बोलते हैं। आयतन, ग्लास है, ग्लास में वो सकरा रहेगा तो उसका आयतन कम रहेगा। उसी पानी को अगर मैंने थाली में फैला दिया तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पात्र बदलते हैं तो आयतन भी क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। तो गैसों में अपने आयतन के सरल अनुपात में क्रिया करने का गुण होता है। गैसें जो होती हैं अपने आयतन के सरल अनुपात में। सपोज दैट मैं आपको कोई गैस ले लेती हूँ, एक तो हाइड्रोजन गैस ले लेती हूँ और दूसरी मैं क्लोरीन गैस ले लेती हूँ,
ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, 1 2 3 4 कुछ लिखा है क्या? नहीं, यहाँ कुछ नहीं लिखा होता मीन्स 1, अगर कुछ लिखा होता 2 3 तो वो उतने होते। यहाँ कुछ नहीं लिखा है यानी इनकी क्वांटिटी कितनी है? 1। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का कितना अणु है? 1 अणु। क्लोरीन, यहाँ कुछ नहीं लिखा यानी क्लोरीन गैस का भी कितना अणु है? 1 अणु। ठीक है। जब इन्होंने आपस में क्रिया करी तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो शुरू में हमने 2 लगा दिया और HCl क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। तो यहाँ पर कितने आ गए? 2। तो यहाँ पर कितने अणु बन गए? 2। ठीक है। तो इसमें आयतन भी कितना हो जाएगा? 1 अणु है तो उसने कितना आयतन घेरा? 1। उतना ही जगह, एक निश्चित जगह घेर रखी है, तो इसका आयतन कितना हो गया? 1 आयतन प्लस Cl2 में भी 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 आयतन। यहाँ का नहीं देखना है, ये तो गैस है, तो गैस है तो उसका फॉर्मूला ही H2Cl2 होता है, हमको स्टार्टिंग में देखना होता है। तो इसका आयतन भी कितना हो जाएगा? 1 और 1। यहाँ पर आयतन कितना दे रखा है? 2, तो यहाँ पर आयतन कितना हो गया? 2। ठीक है। तो 1 और 1 मिलके कितने हो जाते हैं? 2। तो यहाँ पर आप अब डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी इस एग्जाम्पल के थ्रू। गैसों में अपने आयतन के सरल अनुपात में क्रिया करने पर, ये सरल अनुपात है, ये 1 है, ये भी 1 है। ठीक है। सरल अनुपात में ये आयतन है, 1 है और ये 1 है। तो गैसों में अपने आयतन का ये आयतन है, अपने आयतन का सरल अनुपात में क्रिया करने पर, एक सरल अनुपात में क्रिया कर रहे हैं, ये भी 1, ये भी 1। क्रिया करने का गुण होता है उत्पाद गैस होने पर, और उत्पाद जो हमको मिल रहा है वो भी क्या मिल रही है? गैस। उसका आयतन भी सरल होता है, मीन्स 1 और 1 मिलके कितने हो जाते हैं? 2। तो उसका आयतन भी क्या हो गया? एक सरल अनुपात हो गया। इसे हम गेल-लुसेक का नियम कहते हैं। आ गया होगा समझ में आपको। अब हमारा लास्ट नियम है आवोगाद्रो का नियम। ठीक है। समान ताप, मैंने आपको बताया ताप, दाब और आयतन 3 चीज़ें होती हैं। हम अभी अगले चैप्टर्स में देखेंगे कि बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, तो हमें ये 3 चीज़ों का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ताप भी समान हो, दाब भी समान हो और आयतन भी समान हो, है ना। ताप, दाब, आयतन यदि समान हो तो अणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है। अगर हम ताप, दाब, इनको हम कैसा ले लें? समान। ओके। तो और किसके? 2 लीटर का हमने पात्र ले लिया, 2 लीटर का पात्र, उसमें अलग अलग गैसें हमने भरी हैं। एक में हमने हाइड्रोजन भर दी, एक में हमने हीलियम भर दी, एक में SO2 भर दिया, एक में हमने CO2 भर दिया। तो 2-2 लीटर के अलग अलग पात्र में हमने उसे भर दिया। 2 लीटर का पात्र है यानी वो उसका आयतन हो गया। आयतन यानी उतना ही जगह घेरेगी वो। तो ये है आयतन की बात 2 लीटर के पात्र में। तो ये क्या हो गया? आयतन भी समान हो गया। सबके लिए मैंने 2 लीटर यूज़ किया है। तो समान ताप पर, समान दाब पर 2 लीटर के पात्र में अगर हाइड्रोजन, हीलियम, SO2, CO2 गैस अलग अलग भरी जाती हैं तो उनके अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। इससे हम कौन सा नियम कहेंगे? आवोगाद्रो का नियम। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, सबके अणुओं की संख्या क्या है? समान है। इसे हम आवोगाद्रो का नियम कहते हैं। इसे वैज्ञानिक आवोगाद्रो ने सन 1811 में दिया था। तो आपको ये नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है। तो ये 5 नियम है, मैंने उदाहरण सहित आपको समझा दिया है। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।